गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिलेजिनेला प्लांट में जनन यानी कि उसके जो बीजाणुद्भिद पादप है उसमें जनन किस किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बीजाणुद्भिद पादप है उसमें दो प्रकार का जनन होता है। पहला वर्धी जनन और दूसरा बीजाणुओं द्वारा जनन। तो सबसे पहले वर्धी जनन का अध्ययन करते हैं। वर्धी जनन के भी अलग अलग प्रकार हैं। पहला प्रकार है खंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा। सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस जो प्लांट है उसके अंदर नमी की उपस्थिति में शाखाओं से मूल उत्पन्न हो जाती है और शाखा विखंडन द्वारा टुकड़ों में बंट जाती है। प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो मूल सहित नए पादप का निर्माण करता है। इसी तरह से अगर पानी की कमी हो तब भी ये जो सेलेजिनेला का तना है वहाँ से रूट उत्पन्न हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो नया पादप बनाने में सक्षम होता है। दूसरा प्रकार है कंद या ट्यूबर द्वारा। कंद या ट्यूबर जो होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में भोजन संग्रहित रहता है और ये कंद जो होते हैं वो शाखा के उस भाग से उत्पन्न होते हैं जो जमीन के संपर्क में होता है और इनमें भोजन संग्रहित रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कंद सुप्तावस्था में होते हैं जबकि अनुकूल परिस्थितियां आने पर वह नया पौधा बनाने में सक्षम होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है विश्रामी कलिका। विश्रामी कलिका का मतलब ऐसी कलिकाएं जो रेस्टिंग अवस्था में हैं। तो तने के शीर्ष भाग की जो पत्तियां होती हैं वो संघनित होकर वृद्धि भाग को ढक लेती हैं और इनमें राइजोफोर व मूल उत्पन्न हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये विश्रामी कलिका नया पौधा बनाने में सक्षम होती है। ये देखिए, ये जो चित्र है इसके अंदर ये सेलेजिनेला का पादप है। इसका लोअर पार्ट जो कि भूमि के संपर्क में है वहाँ पर कुछ जगह पर ये ट्यूबर या कंद उत्पन्न हो गए हैं। ये अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर नए पौधों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह से ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है ये विश्रामी कलिका है। विश्रामी कलिका में क्या होता है, जो इनका वृद्धि बिंदु है यानी कि एपिकल पार्ट, जहाँ जहाँ पर भी एपिकल पार्ट है वहाँ पर पत्तियाँ इतनी संघनित हो गई हैं कि वो उसके वृद्धि बिंदु को ढक लेती हैं, जिससे कि उसका जो वृद्धि बिंदु है वो लंबे समय तक एक्टिव बना रहे, यानी कि उसमें विभाजन की क्षमता बनी रहे। तो ये विश्रामी कलिका जब पौधे से अलग होती हैं तो ये प्रत्येक कलिका जो है वो नया पौधा बनाने में सक्षम होती है। तो ये था वर्धी जनन के बारे में। अब देखते हैं दूसरा प्रकार जो कि बीजाणुओं द्वारा होने वाला जनन है। सेलेजिनेला जो पादप है वो विषम बीजाणु होता है। विषम बीजाणु का मतलब ये है कि इसमें दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं, एक लघु बीजाणु और दूसरे गुरु बीजाणु। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लघु बीजाणु का मतलब ऐसे बीजाणु जो आकार में बहुत छोटे हैं और गुरु बीजाणु जो आकार में बड़े हैं। लघु बीजाणु जो होते हैं वो लघु बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं, गुरु बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं। और ये जो बीजाणु धानियाँ हैं ये पत्ती के अंदर की सतह पर जहाँ पर कि लिग्यूल होता है वहाँ लगी रहती हैं। ये एक पत्ती है, ये हमने डायग्राम में बना रखी है और इसमें यहाँ पर ये बीजाणु धानी लगी है। बीजाणु धानी के पीछे की तरफ नीचे लिग्यूल होता है। तो ये पत्ती जो लघु बीजाणु धानी को धारण करती है उसे लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, जबकि वो पत्ती जो गुरु बीजाणु धानी को धारण करती है उसे गुरु बीजाणु पर्ण या मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। आकार में भी हम देख सकते हैं कि जो लघु बीजाणु धानी है वो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, जबकि जो गुरु बीजाणु धानी है उसमें उभरे हुए चार उभार होते हैं, जिसमें से तीन जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं जबकि एक जो है वो पीछे की तरफ होता है। तो ये थी लघु बीजाणु पर्ण की संरचना। अब अगर हम लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो ये जो बीजाणु धानी की वॉल है वो
कई परतों की बनी हुई होती है। साथ ही बीजाणुधानी की सबसे अंदर की जो परत होती है वो टैपिटम का निर्माण करती है। टैपिटम का जो कार्य है वो बीजाणुओं को बीजाणुओं को डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का है। संरचना में ये देखिए, बीजाणुधानी के नीचे की तरफ ये लिक्यूल बना हुआ है और ये पत्ती है जो कि लघु बीजाणुपर्ण है, और ये गुरु बीजाणुधानी है, इसलिए ये वाली जो पत्ती है वो गुरु बीजाणुपर्ण है। यहाँ पर आकार में देखिए, लघु बीजाणु जो है वो बहुत अधिक संख्या में बने हुए हैं, जबकि गुरु बीजाणु केवल 4 होते हैं। 3 हमें सामने दिखाई दे रहे हैं और चौथा जो है वो पीछे की तरफ है। अब अगर हम देखें कि ये जो लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण हैं, ये किस तरह से अरेंज रहते हैं, तो लघु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण एक शंकु या स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। अब ये जो शंकु है, जिसे कि स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है, ये लगभग आधा इंच लंबा व शीर्ष पर नुकीला होता है और ये बीजाणुपर्ण के संघनन से बनता है। शंकु बनने के बाद शाखा की वृद्धि कुछ परिस्थितियों में रुक जाती है, जबकि कुछ परिस्थितियों में या कहें कि कुछ जातियों में एक शंकु के बाद दूसरे शंकु भी बन सकता है। शंकु बनने के बाद शाखा फिर वृद्धि कर लेती है। ऐसी स्थिति में शंकु जो होता है वो अंतर्वेशी या इंटरकैलरी कहलाते हैं। ये सेलेजिनेला कस्पिडेटा में पाया जाता है। वृद्धि के फलस्वरूप शाखा पर पहले शंकु, फिर शाखा और फिर से शंकु का निर्माण होता है, यानी कि शाखा पर 2 शंकु लगते हैं। अब हम देखें कि ये जो शंकु या स्ट्रोबिलस है, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो शंकु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक समबीजाणुधानिक, यानी कि इसमें जितने भी बीजाणुधानियाँ होंगी वो सभी समबीजाणु यानी कि एक ही प्रकार के बीजाणु को धारण करेगी, जबकि दूसरा जो शंकु है वो है विषम बीजाणुधानिक, यानी कि इसमें लघु बीजाणुधानियाँ और गुरु बीजाणुधानियाँ दोनों उपस्थित होंगी। समबीजाणुधानिक शंकु सिलेजिनेला ग्रैसिलिस व सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस में पाया जाता है। ये देखिए, अगर हम शंकु का LS यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अनुदैर्घ्य काटें तो आंतरिक संरचना इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें ये इसका एपिकल भाग है, इसके नीचे की तरफ ये पत्तियां लगी हुई हैं और इन पत्तियों के कक्ष में जो है कि बीजाणुधानियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, ये पत्तियां हैं जिन्हें कि मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल, जिस तरह की बीजाणुधानी होगी उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होगा। पत्तियों के कक्ष में ये है लिक्यूल और लिक्यूल से ऊपर की तरफ बीजाणुधानियाँ लगी हुई हैं। बीजाणुधानी ये जो बना रखा है मैंने डायग्राम, ये सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है, जिसमें कि बीजाणुधानी का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि नीचे केवल एक गुरु बीजाणुधानी है और ऊपर की तरफ बाकी सभी लघु बीजाणुधानियाँ बनी हुई हैं। जबकि अगर सिलेजिनेला क्रॉसियाना और सिलेजिनेला ओरियाना में देखें तो सिलेजिनेला क्रॉसियाना के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु पाई जाती है, बाकी सभी लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, जबकि सिलेजिनेला ओरियाना और सिलेजिनेला इन एक्विलिफोलिया के अंदर एक तरफ गुरु बीजाणुधानियाँ लगी होती हैं और एक तरफ लघु बीजाणुधानियाँ लगी होती हैं। सिलेजिनेला मार्टेंसियाई, इसके अंदर लघु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी की कोई मतलब डेफिनेट पोजीशन नहीं होती, ये कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं, आपस में मिली हुई अवस्था में ये रहते हैं, यानी कि जो कोन है वो होमो या हेट्रोस्पोरस हो सकता है, लेकिन अगर हेट्रोस्पोरस है तो उसके अंदर दोनों प्रकार की बीजाणुधानियाँ आपस में मिली जुली अवस्था में पाई जाती हैं। अब हम अगर देखें कि जो बीजाणुधानी का डेवलपमेंट या परिवर्धन है वो किस प्रकार का होता है, तो इसके अंदर यूस्पोरेंजेट या सुबीजाणुधानियाँ परिवर्धन होता है। यूस्पोरेंजेट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बीजाणुधानी जो होती है वो बीजाणुपर्ण अथवा स्तंभ के अक्ष की अनेक कोशिकाओं की एक अनुप्रस्थ पंक्ति से विकसित होती है, यानी कि बीजाणुधानी के परिवर्धन के लिए एक से अधिक कोशिका सहयोग देती हैं, इसीलिए इस तरह का जो परिवर्धन है वो यूस्पोरेंजेट परिवर्धन
कहलाता है और वो कोशिकाएं जो बीजाणुधानी का निर्माण प्रारंभ करती हैं उन्हें बीजाणुधानी आरंभिका या स्पोरेंजियल इनिशियल कहा जाता है। वैसे तो हम स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो अलग से एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसे संक्षिप्त में आप देख सकते हैं। ये मैंने लाइन डायग्राम के द्वारा बना रखा है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है, इसमें एक विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप आउटर और इनर यानी कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एक एक कोशिका बन गई। यानी कि ये जो विभाजन है वो परिणतिक विभाजन है। परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप एक बाहर कोशिका और एक अंदर की तरफ कोशिका बन गई। अब जो बाहर की तरफ कोशिका बनी उसे प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक जैकेट कोशिका कहा जाता है और अंदर की तरफ जो कोशिका बनी उसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी या प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहा जाता है। प्राइमरी पैराइटल सेल आगे अपनतिक विभाजन द्वारा दो परतीय बीजाणुधानी की वॉल का निर्माण करती है, जबकि स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं वो अनियमित तल पर विभाजित होकर बहुत अधिक संख्या में बीजाणुजन कोशिका या स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करते हैं। ये बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं उनकी सबसे बाहर की जो परत होती है वो टैपिटम का निर्माण करती है। टैपिटम बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोर मदर सेल कहलाती हैं। इन स्पोर मदर सेल के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप अगर वो लघु बीजाणुधानी में परिवर्तित हो रहा है तो उसमें बहुत अधिक संख्या में लगभग 600 या 700 लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन अगर वो गुरु बीजाणु में परिवर्तित हो रहा है तो इसमें एक स्पोर मदर सेल को छोड़कर बाकी सभी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या विघटित हो जाती हैं और केवल एक स्पोर मदर सेल से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि सिलेजिनेला विल्डेनोवियाई, इसके अंदर 42 गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, जबकि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस जो है यहाँ पे केवल एक गुरु बीजाणु जीवित रहता है, बाकी सभी डिसइंटीग्रेट या विघटित हो जाते हैं। सिलेजिनेला मॉलिसेप्स के अंदर एक गुरु बीजाणु जो है वो तो सक्रिय है, जबकि 3 गुरु बीजाणु जो है वो अक्रिय या तो हम बात कर रहे थे बीजाणुधानी के परिवर्तन की। तो बीजाणुधानी का जो परिवर्तन होता है सिलेजिनेला में वो यूस्पोरेंजेट या सुबीजाणुधानीय होता है। यूस्पोरेंजेट परिवर्तन का मतलब है कि बीजाणुधानी का जो परिवर्तन है वो एक से अधिक कोशिकाओं से हो रहा है, यानी कि कोशिकाओं की एक पूरी पंक्ति है जो कि बीजाणुधानी के निर्माण में भाग ले रही हैं। तो ये जितनी भी डॉटेड कोशिकाएं हैं ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं जो बीजाणुधानी के निर्माण में भाग लेंगी। अब इसमें पहला विभाजन जो होता है वो परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बाहर की तरफ एक कोशिका और अंदर की तरफ एक एक कोशिकाएं बनती है। बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं वो पैराइटल इनिशियल्स होती हैं और अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पोरेंजियल इनिशियल्स होती हैं। यानी कि बाहर की कोशिकाएं बीजाणुधानी की जो वॉल है उसका निर्माण करेंगी और अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो आगे जाके स्पोर्स का निर्माण करेंगी। तो जो पैराइटल सेल्स होती हैं उनमें अपनतिक व परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजाणुधानी की जो वॉल होती है उसका निर्माण हो जाता है और जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं उसमें अनियमित तल पर विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन कोशिकाओं को स्पोरोजिनस टिश्यूज़ कहा जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सबसे बाहर की परत होती है वो टैपिटम का निर्माण करती है, यानी कि वो बीजाणुओं के परिवर्धन के लिए पोषण प्रदान करने का काम करती है और अंदर की जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो आगे चलकर गोलाकार हो जाती हैं और स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। तो स्पोर मदर सेल के निर्माण तक लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु का जो परिवर्तन है वो समान होता है।
अब अगर ये लघु बीजाणु है, लघु बीजाणुधानी है, तो ये सभी स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर लगभग 600 के आसपास लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर ये गुरु बीजाणुधानी है तो यहाँ पे एक स्पोर मदर सेल को छोड़कर बाकी सभी स्पोर मदर सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या विघटित हो जाती हैं, और वो जो एकमात्र बची हुई स्पोर मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 मेगा स्पोर या गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये देखिए, ये परिपक्व गुरु बीजाणुधानी है और ये परिपक्व लघु बीजाणुधानी है। यहाँ पे लघु बीजाणु बहुत अधिक संख्या में है, जबकि जो गुरु बीजाणु हैं वो केवल 4 हैं, जिसमें से 3 हमें दिखाई दे रहे हैं और चौथा जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। अब अगर हम लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंदर अंतर देखें तो क्या क्या अंतर है। लघु बीजाणुधानी की जो बाहरी सतह होती है वो समतल होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है वो उभारयुक्त होती है। लघु बीजाणुधानी का आकार अंडाकार अथवा वृक्काकार हो सकता है, जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है ये 4 पालियों युक्त होती हैं और प्रत्येक पाली में एक एक गुरु बीजाणु स्थित होता है। लघु बीजाणुधानी आकार में छोटी होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी आकार में बड़ी होती हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर लगभग 600 तक लघु बीजाणु पाए जाते हैं, जबकि गुरु बीजाणु के धानी के अंदर केवल 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। परिपक्व लघु बीजाणुधानी पीली अथवा भूरे रंग की होती है, जबकि जो परिपक्व गुरु बीजाणुधानी है वो सफ़ेद अथवा नारंगी रंग की होती है। अब अगर हम जो बीजाणुधानी है इसकी भित्ति देखें तो भित्ति जो है इसकी बाहर की कोशिकाओं में अरीय स्थूलन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है तो यहाँ पे जो भित्ति है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ये भित्ति फट जाती है और तेजी से लघु बीजाणु व गुरु बीजाणुओं को बाहर की तरफ प्रकीर्णित या बाहर की तरफ फेंक देती है। ये मैंने लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के अंदर अंतर दिखा रखा है। तो लघु बीजाणु जो है वो आकार में छोटे हैं, गुरु बीजाणु आकार में बड़े हैं, लेकिन दोनों के अंदर ही ट्राई रेडिएट मार्ग पाया जाता है। लघु बीजाणु जो हैं वो लाल, पीले या भूरे रंग के होते हैं, जबकि गुरु बीजाणु जो हैं वो सफ़ेद, नारंगी या पीले रंग के होते हैं। लघु बीजाणुओं के जो आकार है वो अगर देखें हम तो 0.015 से 0.060 मिलीमीटर डायामीटर होता है, जबकि गुरु बीजाणु जो है वो 1.5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर डायामीटर के होते हैं। जो हमारी स्केल हम काम में लेते हैं उसमें हम 5 मिलीमीटर तक का या उससे कहें कि हम 1 मिलीमीटर तक का भी अगर कोई स्पोर है तो हम उससे आराम से नाप सकते हैं, लेकिन अगर उससे छोटे साइज़ के स्पोर्स हैं तो वो हम उसको स्केल से नहीं नाप सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आकार में बड़े होने के कारण जो गुरु बीजाणु हैं उन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जबकि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। दोनों की ही जो वॉल होती है वो थिक होती है, बाहर की तरफ थिक आउटर वॉल होती है जिसे कि बाह्य चोल कहा जाता है, और अंदर की तरफ पतली अंतःशोल होती है। इसी तरह से गुरु बीजाणु के अंदर भी बाहर की तरफ एक्साइन और अंदर की तरफ इंटाइन, जिसे कि बाह्य चोल और अंतःशोल कहा जाता है, पाई जाती हैं। लघु बीजाणुओं के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणुओं के अंकुरण से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। दोनों के अंदर ही रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। लघु बीजाणु जो हैं इनकी बाहर की परत में स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, जबकि जो गुरु बीजाणु हैं इनमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। साथ ही इसमें कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक